गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम समझेंगे परिवहन एवं संचार के चैप्टर 7 के बारे में। ये फर्स्ट क्लास पिछले बार में हम समझा चुके थे और सेकंड क्लास होगा यह हमारा। तो इस परिवहन एवं संचार में कुछ हम इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जैसे कि सड़क के प्रकार, सड़क कितने प्रकार के होते हैं। साथ साथ हम देखेंगे कि परिवहन संचार, परिवहन की क्या क्या व्यवस्थाएं होती है, परिवहन के बारे में इतने ज़्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, परिवहन को कितने परिवहन के जो होते हैं रेल परिवहन को उन्हें कितने भागों में बांटे गए, ये सभी चीज़ों के बारे में आज डिटेल से समझेंगे। तो आप इस क्लास को मिस नहीं कीजिएगा और देखने के लिए नहीं भूलिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए और आपका जो प्रिपरेशन और तैयारी भी अच्छे तरीके से हो। तो हम आपको एक बार पहले हम बोलते हैं कि आप सभी को पहले हम नोट्स लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट्स लिख लीजिए। आप नोट लिखना है, आपको कहाँ से लिखना है तो हम बताते हैं। तो आप सबसे पहले ये तो हो चुका है, तो आपको लिखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज है रेल परिवहन। रेल परिवहन, उसके हम सड़क के प्रकार देखेंगे, ठीक है। तो सड़क के प्रकार सबसे पहले आपको लिखना है। चलिए, सड़क के प्रकार आपको, हाँ, तो ये होंगे आपके सड़क के प्रकार। तो ये सड़क के प्रकार के बारे में आप अच्छे से लिख लीजिए। सबसे पहले तो हम यही कहना चाहेंगे कि सड़क के प्रकार कौन कौन से होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिले की सड़कें, ग्रामीण सड़कें, ये आपके सड़क के प्रकार हैं। उसके बाद एक और सड़क होता है आपका, जिसे हम कहते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड क्या होते हैं, सीमांत की सड़कें क्या होते हैं, ये सभी चीज़ के बारे में नोट लिख लिए। उसके बाद आप लिखिए रेल परिवहन के बारे में। रेल परिवहन, रेल परिवहन का सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसके महत्व के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आप देखना होगा रेल परिवहन। तो रेल परिवहन, हाँ, ये देखिए रेल परिवहन यहाँ से आपका स्टार्ट है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि रेल परिवहन क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि चौड़ाई के आधार पर रेल परिवहन के प्रकार। भारतीय रेल मार्ग के प्रकार, भारतीय रेल में चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। तो भारतीय 3 भागों में ये हिस्सा है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 3 भागों में भारतीय रेल मार्ग को बांटा गया है। ये देखिए, चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल मार्ग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ये लिखिएगा, आप इसे पॉइंट नंबर 1 दीजिएगा। ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, पटरियों के बीच की दूरी ये है। सेकंड पॉइंट ये है, 3 भागों में बांटा जाता है। और तीसरा ये है, ठीक है, ये आपका रेल चौड़ाई के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। फिर हम देखते हैं कि भारतीय रेल का महत्व, ये भी आपके वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे वीवीआई के अंतर्गत रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। भारतीय रेलों के महत्व, क्या क्या भारतीय रेल के महत्व हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दीजिएगा कि भारतीय रेल मार्ग के महत्व। उसके बाद सेकेंड में दीजिएगा, थर्ड में आप देख सकते हैं, फोर्थ में देख सकते हैं सामाजिक अंधविश्वासियों में कमी, ये आपका हो सकता है। इतना तक अब लिखिए। तो 4 पॉइंट यहाँ पे लिख लिया। आपको 5वां पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो 5वां पॉइंट ये आप है, ये 5वां पॉइंट और ये 6ठा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को रेल परिवहन के महत्व में लिख लीजिए। तो क्या इतना समझ में, इतना आप लिख लिए नोट्स? तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। 1 मिनट्स। तो चलिए रेल परिवहन के महत्व के बारे में सबसे पहले समझेंगे। तो रेल परिवहन से पहले हम जानेंगे कि सड़क के प्रकार। हम सड़क में जा रहे थे, तो परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है। जो परिवहन है, परिवहन परिवहन को 3 भागों में बांटा गया। आपको जब भी याद रखना है कि परिवहन को 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला जो हमारा परिवहन आता है वो हमारा आता है स्थलीय परिवहन। कौन सा? स्थलीय परिवहन। स्थलीय परिवहन आता है। दूसरा जो हमारा परिवहन आता है वो जल मार्ग परिवहन। कौन सा परिवहन? जल मार्ग परिवहन आता है। और तीसरा जो हमारा परिवहन के जो प्रकार आते हैं वो होते हैं वायु मार्ग, वायु मार्ग परिवहन, ठीक है। तो ये आपको इसको जानना है, वायु मार्ग। तो हमने देखा था कि स्थलीय परिवहन कितने भागों में होते हैं, कितने भागों में इसे बांटा जाता है स्थलीय परिवहन को। तो 3 भागों में इसे बांटते हैं। एक है हमारा सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, ठीक है, सड़क परिवहन। अब हम देखते हैं कि सड़क परिवहन और एक है हमारा रेल परिवहन, उसके बाद एक है पाइपलाइन परिवहन, ठीक है।
तो सड़क परिवहन के प्रकार, तो सड़क परिवहन को भी कई प्रकार भागों में बांटा जाता है, ठीक। तो इसके बारे में हमको जानना है। तो पहला होता है हमारा राष्ट्रीय सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग, आप लिख चुके हैं नोट्स। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हम राष्ट्रीय, एक होता है प्रांतीय होते हैं, प्रांतीय होता है। दूसरा जो हमारा होता है, तीसरा जो हमारा होता है वो जिला की सड़कें होते हैं। और चौथा जो होता है आपका ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण सड़कें, ठीक है। ग्रामीण सड़कें आप इस तरह से नोट लिख सकते हैं शॉर्ट नोट्स में। और चौथा होता है हमारा रोड ट्रंक, ये आप लिख सकते हैं। और पांचवा जो हम ये लिखे सीमांत सड़कें, सीमांत सड़कें। तो ये आप इतने तक आप लिख सकते हैं, जिसमें से आपके मुख्य है कौन से, राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला और ग्रामीण, इतना तक। रोड ट्रंक सड़क और सीमांत सड़क ये दोनों अलग होते हैं। और हम देखते हैं कि स्थलीय परिवहन को तीन भागों में बांटते हैं ना। तो दूसरा कौन सा आता है, रेल परिवहन, रेल परिवहन, रेल परिवहन, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा में आता है पाइपलाइन, पाइपलाइन परिवहन, ठीक है, पाइपलाइन परिवहन। तो इतने भागों में बांटा जाता है। स्थलीय परिवहन को तीन भागों में, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। और सड़क परिवहन को इतने भागों में बांटा जाता है। क्या आपको क्लियर हुए यहाँ पे? तो चलिए हम देखते हैं कि क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं सड़क परिवहन के प्रकार। सबसे पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में समझते हैं। सड़क परिवहन को हम आप बताएं कि, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्या होता है। जो बड़े जो सड़कें होते हैं, एनएच, जो बड़े बड़े सड़कें होते हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आते हैं। और उसके बाद जो आता है एक प्रांतीय सड़क होते हैं। प्रांतीय जो सड़क होते हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं। और ग्रामीण सड़कें और जिला की सड़कें प्रांतीय सड़क से जुड़े होते हैं। और जिला की सड़कें ग्रामीण सड़क से जुड़े होते हैं। और ग्रामीण के सड़कें जिला सड़क से जुड़े होते हैं। तो इस तरह से कंडक्ट चलता है। जैसे कि हम देखें एक एक अक्षर से, आर यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाते हैं। और एक हम देखते हैं कि पी यानी कि प्रांतीय राजमार्ग यानी कि राज्य की सड़कें। और जे मतलब जिला की सड़कें हम लेके चलते हैं। और एक होता है जी यानी कि ग्रामीण की सड़कें। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रांतीय राजमार्ग जो होते हैं वह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं। और जो जिला की सड़कें जो होते हैं वह प्रांतीय राजमार्ग से जुड़े होते हैं। और जो ग्रामीण की सड़कें होते हैं वह जिला की सड़कें से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं, सड़क के परिवहन को भागों में बांट के हम पढ़ते हैं। अगर आपको याद करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल से समझना है, तो आप मैप के अगर जानिएगा, मैप में तो हम यदि मैप वाला प्रैक्टिकल करते हैं सड़क में, तो कौन सा सड़क कौन है हमारा भारत में सबसे लंबा सड़क कौन सा है, NH 44। इसका पहले नाम क्या था, NH7 था। NH7 के नाम से पहले जाना जाता था। लेकिन NH7 के स्थान पर क्या रख दिया गया है, NH40। वो भारत का सबसे लंबा सड़क है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से जाकर के कन्याकुमारी तक जाती है, होकर के कन्याकुमारी तक जाती है। आप इस तरह से आप इसे देख सकते हैं। जैसे कि आपको अगर देखना होगा तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मैप के द्वारा कि कौन सा सड़क कहाँ से गुजरते हैं। आप ये मैप है, देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एकदम स्पष्ट रूप से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर दिख रहा है। तो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से यहाँ से होते हुए ये होते हुए जो ये सड़क है, ये सड़क इसको हम छोटा कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये सड़क जो है यहाँ से होते हुए आपको कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे से यहाँ पे आपका मिलता है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तक ये सड़कें जाती है। कहाँ पे, कन्याकुमारी, जो कि भारत की सबसे लंबी सड़क मानी जाती है। कौन सा, NH7, जिसका वर्तमान में नाम है NH44, जिसका वर्तमान में नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। अब हम देखते हैं कि सड़क बहुत तरह से, लेकिन ये फेमस सड़क है। अब हम सड़क पढ़ते हैं तो अलग अलग बहुत बड़े बड़े भी शहर होते हैं। आप यहाँ पे ये देखिए दिल्ली है, ये दिल्ली है। आप यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल में कोलकाता है, कोलकाता हो गया। आप यहाँ पे देखते हैं कि चेन्नई है, चेन्नई यहाँ पे। और यहाँ पे आप महाराष्ट्र के मुंबई कहाँ पे गया, तो मुंबई यहीं आसपास है। चलिए, तो यहाँ पे आपका मुंबई है, नवा शिवा बंदरगाह मुंबई में है, यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दिल्ली, यहाँ पे आपका श्रीनगर है, यहाँ पे पंजाब में अमृतसर है। तो अब हम सड़क के क्रम जानते हैं कि सड़क आखिर कहाँ से कहाँ तक जुड़े होते हैं। तो हमारा हम बोले थे कि जो जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो सड़क जाती है उसका नाम क्या है, NH44, ठीक है, NH44। ये ना दिया रहे ऑप्शन में और NH7 दिया रहे तो उसे भी आप ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ की जो सड़क है कैसे जुड़ते हैं।
दिल्ली से जो यहां तक अमृतसर तक जाता है उसे हम कहते हैं NH1, और अमृतसर से श्रीनगर तक जाता है उसे हम कहते हैं NH-A1 कहते हैं, NH-A1 के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है। और यहां से कोलकाता से जो दिल्ली तक जाता है, कोलकाता से जो दिल्ली जाता है उसे हम कहते हैं NH2, और यहां से दिल्ली से मुंबई जाता है उस सड़क को कहते हैं NH8, और मुंबई से चेन्नई जाने वाला सड़क को हम कहते हैं NH3। आपको यह याद रखना है, ठीक है, NH3। और एक तरह से चेन्नई से कोलकाता जाने वाले सड़क को हम क्या कहते हैं, NH3 यहाँ से जाती है, NH4 है, ठीक है, तो ये आपका NH4 है, NH3 यहाँ से और एक सड़क जाती है NH3, तो NH4, और ये है हमारा NH5 है। चेन्नई से कोलकाता जाने वाली सड़क NH5, और यहाँ से एक और सड़क जाते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से जाते हैं एक और सड़क जिसे हम कहते हैं NH6। तो इस तरह से सड़क होते हैं, इसी को कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जो कि 2 जनवरी 1999 ईस्वी में लाया गया था। आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे बहुत ही अच्छी तरीके से। लेकिन हमारा मुख्य मुद्दा है कि NH जो 44 है, भारत का सबसे लंबा सड़क माना जाता है, वो कहां से कहां तक जाता है। तो ये है आपका जम्मू श्रीनगर, यहाँ पे क्या है आपका श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर। तो श्रीनगर से आप देखते हैं कि श्रीनगर से होते हुए यहाँ पे आ गए अमृतसर से आप दिल्ली आ गए, दिल्ली से यहाँ पे आ गए वाराणसी आ गए ना, यहाँ पे आप जंक्शन मिल जाएगा वाराणसी, यहाँ पे आप आ गए। आपको देखेंगे कि वाराणसी से आप डायरेक्ट यहाँ से एक सड़क जाएगी, डायरेक्ट कहाँ पे ये जुड़ेंगे आपके कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी कहाँ तक जाएगी ये सड़क, कन्याकुमारी तक ये सड़क जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, NH44, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क मानते हैं। जैसे देखिए कि आप कन्याकुमारी से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ वाराणसी जुड़े, वाराणसी से दिल्ली, दिल्ली से कहाँ पंजाब से श्रीनगर। तो इस तरह से हम सड़क के बारे में जाने। तो क्या आपको कहीं भी किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम हुए कि सड़क का क्या प्रकार में भाग है, उनके सड़क को कितने भागों में बांटा जाता है, कि सड़क के क्रम क्या है, सड़क का जाल कैसे बिछा हुआ, आपको एकदम दिक्कत हुई किसी प्रकार का, आप बोलेंगे नहीं हुआ। तो चलिए हम अपना फिर से हम वही में चलते हैं, ठीक है, तो वही में चलते। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि सड़क परिवहन को 1, 2, 3, 4 भागों में बांटा जाता है। अब हम जानते हैं कि रोड ट्रंक सड़क क्या होते हैं और सीमांत की सड़कें क्या होते हैं। ये 2 सड़कों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि रोड ट्रंक सड़क, इसको भी हम मैप के माध्यम से ही नहीं, छोड़ दीजिए, रोड ट्रंक सड़क जो होते हैं। तो रोड ट्रंक जो सड़क होते हैं, ये भारत का मुख्य सड़कों में से एक माना जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक माना जाता है, जो कि अन्य बड़े बड़े शहर से होकर के गुजरते हैं, उसे रोड ट्रंक सड़क कहते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया था कोलकाता, क्या कोलकाता यानी मिस्टेक है स्पेलिंग, ठीक है, कोलकाता हो गया आपका, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, अमृतसर हो गया, श्रीनगर आपका हो गया, लुधियाना हो गया आपका, क्या हो गया, लुधियाना हो गया, आपका। उसके बाद आप देखिएगा कि लुधियाना के बाद ये आपका सासाराम हो गया। तो ये सारे जो सड़क होते हैं, इन सभी को जोड़ने वाली जो सड़क होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, रोड ट्रंक सड़क कहते हैं, जो कि भारत के सबसे मुख्य सड़कों में से एक माना जाता है। दूसरा हम सड़क समझते हैं सीमांत की सड़कें। सीमांत सड़क क्या, कौन सी सड़क होती है? तो सीमांत सड़क के बारे में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीमा अंत, आपको इसके आंसर है, सीमांत सड़क किसे कहते हैं, इसी में छुपा हुआ है। ये हो गया सीमा, ठीक है, और इसका प्लस हो गया अंत, सीमांत, सीमा का अंत, ठीक है। तो सीमा के जो हमारे भारत के जो सीमा है, उसके अंत में बनाए जाने वाले सीमा को, सड़क को ही हम क्या कहते हैं, सीमांत सड़कें कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको जानना है कि जैसे
हमारा चीन, भूटान, नेपाल, इनके जो पहाड़ी इलाके में जो बनाते हैं ना, भारत का बॉर्डर खत्म होता है और पहाड़ी इलाके में जो सड़क बनाए जाते हैं ना, उसी को सीमांत सड़कें कहते हैं। जैसे कि आपको मैप के द्वारा समझना होगा कि इस तरह से हमारा बॉर्डर है, ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से बॉर्डर है, तो इधर है तिब्बत, नेपाल, भूटान, यहाँ पे चीन वगैरह वगैरह देश है, ठीक है, ये सारे वगैरह वगैरह देश है। तो यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे कि यहाँ हमारे भारत के बॉर्डर से खत्म वाले जो सड़क बनाए जाएंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, सीमांत की सड़कें कहते हैं। तो आप इसको समझ में आ गया, इसी को हम क्या कहें, कौन सी सड़कें कहते हैं, सीमांत की सड़कें कहते हैं। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए। रेल, आपको सड़क परिवहन के महत्व के बारे में पिछले क्लास में बता दिए थे। इस क्लास में हम बताए कि सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया। उसके बाद हम बताए कि सड़क परिवहन कहाँ से कहाँ, NH-44 के बारे में बताए। फिर हम देखें कि रोड ट्रंक सड़क क्या होते हैं, सीमांत की सड़कें क्या होते हैं। अब हम रेल परिवहन के महत्व के बारे में समझेंगे, ठीक है। 1 मिनट। तो इसके लिए हमको माफी चाहते हैं, आपसे थोड़ा सा समय ले लिया। तो हम कहाँ थे, तो हम चलते हैं रेल परिवहन के महत्व के बारे में समझेंगे। रेल परिवहन क्या होते हैं, उनको कब शुरुआत किया गया था, रेल परिवहन कितने भागों में बांटा जाता है और रेल परिवहन का महत्व क्या है, इसके बारे में एकदम डिटेल से समझते हैं, ठीक है। तो रेल परिवहन, तो हम देखते हैं कि रेल परिवहन, तो रेल परिवहन, तो रेल परिवहन, ठीक है। आपके इसके एग्जाम में काफी इसके पूछे जाते हैं। तो रेल परिवहन आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कब चलाए गए थे, सर्वप्रथम रेल परिवहन कब चलाया गया था, कहां से कहां तक। आपका आंसर होगा कि रेल परिवहन सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य चलाया गया था। आप यह सही है, एम आई राइट। आप भी अगर कहेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कब चलाया गया था, 16 अप्रैल, AP, ठीक है, AP ही बस लिख दे, 16 अप्रैल कितना में, 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ही जो हमारा भारत का सबसे पहला रेल चला था, वह कहां से चला था, मुंबई से लेकर के थाने के मध्य, मुंबई से लेकर के थाने के मध्य कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर तक चलाए गए थे। तो 34 किलोमीटर तक चलाया गया था भारत में सबसे पहला ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रेल परिवहन को चौड़ाई के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। अगर आप देखिएगा कि किस आधार पर भाई, तो चौड़ाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर रेल परिवहन को कितने भागों में बांटा जाता है, तो चौड़ाई के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला आप भाग देख लीजिए, चौड़ाई के आधार पर सबसे पहला भाग होता है आपका बड़ी लाइन, एक होता है बड़ी लाइन, ठीक है, बड़ी लाइन। एक होता है हमारा मीटर गेज, मीटर गेज, ठीक है। और एक जो हमारा होता है छोटी लाइन, छोटी लाइन। तो सड़क के कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है, बड़ी लाइन, मीटर गेज, छोटी लाइन। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई कितना होता है, लगभग 1.5 मीटर होता है, 155 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर लगभग होता है। मीटर गेज के कितने होते हैं, लगभग 1 मीटर होते हैं 2 पटरियों की चौड़ाई। और छोटी लाइन की चौड़ाई जो होता है लगभग 0.5 मीटर होते हैं, यानी कि आधा मीटर होते हैं। आपको समझना है आप बोल क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं, आपको भी तो समझ आना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, क्या बड़ी लाइन छोटी लाइन या तो मीटर गेज, क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, कुछ तो कर रहे होंगे। तो आपको बस ये समझना है कि आप जानते हैं कि रेल पटरी देखे हैं, ऐसे होते हैं कि नहीं रेल पटरी, बिल्कुल हाँ बोलिएगा, इस तरह से होते हैं। इस तरह से रेल पटरी क्या करते हैं, बिछाए जाते हैं। आप तो कभी भी रेल या तो ट्रेन देखे ही होंगे कि रेल पटरी इस तरह से आपके बिछाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या हम यहाँ पे बकवास कर रहे हैं, नहीं बकवास नहीं कर रहे, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 के बारे में 3 ऐसे पटरियां बनाएंगे, एक से छोटी, हम 3 पटरियां बनाएंगे, ठीक है, 3 पटरियां बनाएंगे। तो इसी तरह से होते हैं, इससे हम और एक पटरी बनाते हैं, तो ये हम 3 पटरियां बनाए। आपको क्यों इतना, कोई बड़ा बनाए कोई छोटा बनाए, उससे छोटा बनाए, आपको समझाने। सबसे पहले ये 2 पटरियों, यहां और यहां, ये 2 पटरी के बीच की दूरी यदि 1.5 मीटर हो, 1.5 मीटर हो तो वह बड़ी लाइन होती है। यदि ये और ये 2 पटरियों के बीच की दूरी यदि 1 मीटर हो
तो उसे हम क्या कहते हैं, मीटर गेज कहते हैं। यदि दो पटरियों के बीच की दूरी यदि 0.5 मीटर हो यानी कि आधा मीटर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, छोटी लाइन की रेल की पटरियां कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम चौड़ाई के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में कैटेगरीज में बांटते हैं। ये आपको पूरी तरह समझ में आए, पिक्चर के माध्यम से समझ में, आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गए पूरी माध्यम से। अब हम देखते हैं कि रेल परिवहन के महत्व, ठीक है, ये भी क्वेश्चन में बार बार पूछे जाने वाले होते हैं कि रेल परिवहन के महत्व, रेल परिवहन के महत्व, परिवहन के महत्व के बारे में हम जानेंगे कि रेल परिवहन के आखिर क्या क्या महत्व हैं। आपके टॉपिक्स हैं, पहले हम समझाए कि रेल परिवहन कब और कहां से चलाया गया, तो उसके बाद हम बताए कि चौड़ाई के आधार पर रेल परिवहन को 3 भागों में बांटा गया, ये भी आप समझ में आ गए। उसके बाद हम समझेंगे कि रेल परिवहन का महत्व क्या है। आपको जानते होंगे कि रेल परिवहन कहां पे सबसे ज्यादा बिछाए जाते हैं, रेल परिवहन का जाल यानी कि रेल परिवहन का सबसे ज्यादा पटरियां किन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो आप बोलेगा कि रेल परिवहन की पटरियां सबसे ज्यादा उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां की भूमि उपजाऊ होती है। बिल्कुल एम आई राइट, वहां की भूमि उपजाऊ हो, उसके साथ साथ वहां की भूमि क्या होनी चाहिए कि वहां की भूमि मतलब वहां जनसंख्या अधिक होनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ये भारत का मैप देख रहे हैं, आप ये भारत का मैप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका उत्तर भारत है, उत्तर भारत यानी कि बिहार है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, ये पंजाब है, हरियाणा, ये सारे यहाँ पे राज्य स्थित है। तो यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ भूमि है, जलोढ़ मृदा पाए जाते हैं, तो यहाँ पे रेल पटरियां सबसे ज्यादा बिछाई होगी। इसी कारण से यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक निवास करते हैं, इस क्षेत्र की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करते हैं, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रेल की पटरियां का जाल बिछा हुआ है। तो रेल पटरियां वहीं पे बिछाए जाएंगे जहां पे जनसंख्या अधिक हो, जहां की भूमि उपजाऊ होती है, वहां पे रेल पटरियां सबसे ज्यादा बिछाए जाते हैं। नंबर 1 हम नंबर 1 समझा दिए। अब हम समझते हैं कि नंबर 2 क्या होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि उद्योगों के लिए उत्पादन, जैसे कि कोई भी उद्योग चाहते हैं कि बड़ी मात्रा में वस्तुओं को उत्पादन करते हैं, उद्योगों में बहुत सारे वस्तुएं बनते हैं। आप जानते हैं, फैक्ट्री गए हैं कभी, तो आप फैक्ट्री जाइएगा तो तरह तरह के वस्तुएं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या वस्तुओं का निर्माण, गाड़ी का निर्माण, मिक्सचर, बिस्कुट, प्लास्टिक उलास्टिक, एकदम तरह तरह के अलग अलग सारे फैक्ट्रियां होते हैं अलग अलग वस्तुओं का निर्माण करने का, ठीक है। लेकिन इन सभी के लिए कच्चे माल कहां से लाए जाते हैं, तो दूर दूर क्षेत्रों से लाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। तो बड़ी मात्रा में कच्चे माल को लाने के लिए हमें रेल परिवहन की आवश्यकता होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आपको लोहा स्टील कारखाने, वहां पे हमें कोयला चाहिए, तो कोयला कहां, आप देखते हैं कि बड़े बड़े ट्रेन में कोयला लेकर के आते हैं। आप एक मूवी देखे हैं जिस मूवी में कोयला चुराया जाता है, कौन तो मूवी था जिसमें रेल पटरी से कोयला जो ट्रेन चलता है, गद्दर में भी देखे हैं कि किस तरह से गद्दर मूवी में कोयला को जब वो जाते हैं तो डालते हैं जलाने के लिए, वो आगे बढ़े इसीलिए डालते हैं कि नहीं, डालते हैं कि ना, बोलोगे एम आई राइट, बिल्कुल डालते हैं। तो इसी के लिए क्या होते हैं कि रेल परिवहन के लिए, रेल परिवहन के सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रभावित करता है तो वो उद्योगों को चाहिए कच्चा माल, और कच्चा माल लाएंगे कहां से, तो दूर दूर से लाए जाते हैं, तो उसके लिए चाहिए परिवहन के साधन। तो क्या, रेल परिवहन, क्योंकि रेल परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है, यानी 10 रुपया में बेड़ों से कहाँ पहुंच जाइएगा। अगर रांची जंक्शन आप देखेंगे तो रांची जंक्शन से बगैर हम कहते हैं पिसका फ्री में कुछ नहीं, कि यानी कि 10-20 रुपया में तो कोई बिना पैसों को दले चढ़ जाता है। टीटी वहां पे देखते हैं तो इधर से उधर, समझ में आ गया। स्टूडेंट लोगों को एकदम पटना से कहाँ, रांची, रांची से पटना, पटना से बिहार, पटना से आपका दिल्ली, कहीं भी चल जाएंगे फ्री में चेक के बीच में, यानी कि स्लीपर बोगी में चेक करके, फर्स्ट एसी वाला बोगी नहीं, लेकिन पीछे वाला कहाँ जहाँ पे मजदूर। तो इस तरह से कहें तो रेल परिवहन का सबसे सस्ता साधनों में से एक माना जाता है, जो कि उद्योग के सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि तीसरा होते हैं संस्कृति का आदान प्रदान। तीसरा जो होता है संस्कृति मतलब क्या होता है, रहन सहन, खान पान, पहनावा ओढ़ानावा, ये सब हमें संस्कृति का आदान प्रदान होता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग एक ही राज्य के हों, क्या ये जरूरी है? जरूरी है। मैं बैठता हूँ रांची झारखंड से, तो कोई व्यक्ति बैठता है पटना से, तो हम लोग दोनों को जाना है दिल्ली, तो आप हैं पटना के, आप पटना में ट्रेन बैठे, कोई बात नहीं, और मैं रांची में बैठा, हम लोग दोनों जन क्या है, एक सामने एक, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं, आप पटना के निवासी पी से, और हम हैं रांची आर, यानी कि हम रांची के निवासी और पटना के निवासी, आप इधर मुंह करके बैठे हैं, हम इधर मुंह करके बैठे हैं, दोनों जन।
अब हम लोग दोनों जन आपस में बात करेंगे, क्या करेंगे कि तुम्हारे यहाँ क्या है, तो हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ तो धुसका सबसे ज़्यादा फेमस है, झारखंड के धुसका फेमस है, डमकच नाच फेमस है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं कि यहाँ के इसकी जनसंख्या अधिक है, उसकी जनसंख्या अधिक है, यहाँ बहुत ही अच्छी संस्कृति है, यहाँ के मुख्यमंत्री ये हैं, वो हैं, ये हैं। हम अपने राज्य के बारे में आपको बताएंगे, आप पटना के बारे में बताएंगे कि नहीं लालू यादव वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है, वहाँ के खान पान लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, वहाँ के मधुबनी पेंटिंग बहुत ही फेमस है, इस तरह से आप बताइएगा। तो संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलिएगा बिल्कुल हाँ, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, जिससे कि हमारे मध्य आप कौन से जाति के है वो है हमें कोई मतलब नहीं है, आप कोई भी जाति को उससे नहीं, यानी कि छुआछूत भेदभाव और सांप्रदायिक को बाद में रख करके हम आपसी भाईचारा के रूप में बात करते हैं। इससे क्या होता है, रेल परिवहन में हम सफर करते हैं तो ना तो हम छुआछूत ना तो भेदभाव किसी भी चीज़ को हम नहीं देखते हैं। ये भी एक प्रकार का लाभ है कि नहीं है? क्या हम उससे हम जाते पूछने जाएंगे आपसे आपसे हम जाते पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। आप मेरे से जाते पूछेंगे? नहीं। हम लोग तो मिले, टिफिन शेयर किए, साथ में खाए पिए, मस्त रहे, घर पहुंचे, अपना एकदम बताना है, ठीक है, इस तरह से होते हैं ना, होते हैं। तो सांस्कृतिक का आदान प्रदान होता है। मजदूरों के जो उपज होते हैं उन्हें दूर तक ले जाने के लिए, कहीं पे एक स्टेशन हुआ, मजदूर डाले अपना सब्जी को, दूसरा स्टेशन में उतरे, बेचे उचे, रात को क्या किए उसे बंद उंद किए, एक तरह से पैकिंग किए, फिर वही स्टेशन में चढ़ करके फिर अपने स्टेशन में उतर गए, बिक्री हो गया। जिससे कि क्या हो गया, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगे और सस्ते कम पैसा में वो अपना जगह भी पहुंच गया, बेचने जगह, और कम पैसा में वापस भी आ गए, पैसा भी बचा और परिवहन का अच्छा साधन भी उन्हें मिला। तो रेल परिवहन तो मजदूरों के लिए भी सबसे अच्छा होता है कि भाई वो अपना उपज को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए सबसे अच्छा साधन माना जाता है। सबसे 14, बाढ़ग्रस्त स्थिति। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जब भी कोई भी क्षेत्र में बाढ़ आता है तो आप बस लेकर वहां पे जाइएगा, कितने आदमी लोड होंगे? कम से कम 50, 30, 20, और आदमियों के जो सामान होंगे उसे कहाँ रखिएगा? ऊपर क्या हवा में लटका के जाइएगा? जब बाढ़ आ जाएंगे कोई क्षेत्र में तो उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर किसी को होता है तो वह रेल परिवहन का होता है। उस क्षेत्र से रेल परिवहन जाते हैं ना, तो वहाँ पे रेल परिवहन में प्रत्येक नागरिक मतलब बड़ी संख्या में आबादी रेल में अट सकते हैं, साथ साथ उनके सामान भी अट सकते हैं और उस क्षेत्र से जल्दी निकला जा सकता है यदि किसी भी क्षेत्र में बाढ़ आया हो तो। समझ गए क्या ना, कि बस में नहीं जा सकते हैं। ऐसा लगता है हम लोग को कि पटना वहाँ, रांची यहाँ, तुरंत पहुँच जाएंगे, 10-11 घंटा में पहुँच जाएंगे। लगता है कि ये तो हमारे आस पड़ोस के जगह का है। तो रेल परिवहन क्या है, दूर में स्थित शहर को पास लाने का भी काम करते हैं, सुदूर क्षेत्रों को जोड़ देते हैं। तो ये सारे रेल परिवहन के महत्व है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चन में ये तो सड़क परिवहन के महत्व, आपके सड़क परिवहन के महत्व 5 नंबर में दिए जा सकते हैं, या तो आपके रेल परिवहन के महत्व ये भी 5 नंबर में दिए जा सकते हैं, जो कि आपको बेसिक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। अब पिछले क्लास में भी अच्छे तरीके से सड़क परिवहन के बारे में समझाया, अभी हम रेल परिवहन के बारे में समझाए। रेल परिवहन की ये पूछा जाता है, ये डेट आपको याद रखना है, 16 अप्रैल 1853 मुंबई में चलाया गया था। ये भी आपको डेट्स याद रखने, ये भी क्वेश्चन में दिए जाते हैं 110%। और रेल परिवहन के महत्व ये आपको याद रखे चाहे ना रखे कोई मतलब नहीं है, छोटी लाइन बड़ी लाइन ये उतने नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये डेट और रेल परिवहन के महत्व आपको याद रहने चाहिए, समझना चाहिए। याद क्या करना है आपको, टॉपिक उठा के दे रहे हैं, टॉपिक समझा रहे हैं, टॉपिक समझिए, बात खत्म। हमको बस टॉपिक समझना है, किसी से मतलब नहीं है, टॉपिक समझना है, बात खत्म। 5 टॉपिक एटलीस्ट हमें 5 टॉपिक 5 नंबर तक लिखने हैं, तो यानी कि 5 टॉपिक लिखेंगे और एक निष्कर्ष, तो 5 नंबर। 5 नंबर से अधिक क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं एग्जाम बोर्ड में। आप बोलेंगे बिल्कुल एम आई राइट, बिल्कुल 5 नंबर से अधिक क्वेश्चन। तो आपको 5 टॉपिक जानना है, 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा समझा देते हैं, तो आप उसे बस समझना है, क्लियर करना है, माइंड आउट थॉट करना है, और आपको वहाँ पे समझ में आ गया। तो इस क्लास में हम रेल परिवहन और उसके प्रत्येक महत्व के बारे में समझें। नेक्स्ट क्लास में हम फिर समझेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पाइपलाइन परिवहन क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि जलमार्ग परिवहन क्या होते हैं, इन सभी के बारे में डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।